बच्चों, आज हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स में द्रव्य के तापीय गुण का लेक्चर नंबर 20 पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे विकिरण संबंधी किरचॉफ का नियम। ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आसान भी है, बशर्ते कि आपको कुछ चीजें पहले से पता होनी चाहिए। जैसे आदर्श कृष्णिका के क्या गुण होते हैं, दूसरा उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता की परिभाषा क्या है। अगर ये तीन चीज अगर आपको पता है तो फिर ये टॉपिक आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो बहुत आसान सा टॉपिक ये है। इसमें ये कहा गया है कि अगर बहुत सारी वस्तुएं अगर ली जाएं, मान ली एक वस्तु हमारे पास है 1, दूसरी वस्तु है 2, तीसरी वस्तु है 3, चौथी वस्तु है 4, जितनी भी वस्तुएं आप चाहे उतनी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये सब वस्तुएं अगर समान ताप पर है, यानी सबका ताप कैसा है, सेम। ये मान के चले, अगर किरचॉफ का नियम जो कह रहा है, आप स्टेटमेंट पर ध्यान दो। पहले ही देखो कि हमने बहुत सारी वस्तुएं ले ली, ठीक है ना, और सबको समान ताप पर रखा, तो देखा कि इस वस्तु की जो उत्सर्जन क्षमता है ई लैम्डा या E1 मान लेते हैं हम लोग, और अवशोषण क्षमता इसी वस्तु की ताप सबके समान, और विशेष कलर की बात करते हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि सभी, भाई तो आपको पता है कि सभी वस्तुएं सब तरंगदैर्ध्यों का अवशोषण नहीं करती हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो कुछ विशेष तरंगदैर्ध्य का अवशोषण ज्यादा करती हैं और कुछ विशेष तरंगदैर्ध्य का अवशोषण कम करती हैं। मतलब सब वस्तुएं, कह सकते हैं कि सभी वस्तुएं हर तरंगदैर्ध्य का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं करती हैं। ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं और ये जानते हैं कि जितनी भी वस्तुएं हैं, सब वस्तुएं एक निश्चित तरंगदैर्ध्य की तरंगों का अवशोषण या उत्सर्जन कम या ज्यादा करती हैं। भाई किसी तरंगदैर्ध्य का अवशोषण ज्यादा करती हो सकता है कोई वस्तु लाल रंग का अवशोषण ज्यादा करती हो, कोई वस्तु पीले रंग का अवशोषण ज्यादा करती हो। तो हम एक विशेष कलर की बात कर लो कि एक वस्तुएं हमने ढेर सारी ली, हमने 1 2 3 4 5 6 जितनी चाह उतनी ले ले, और उसके बाद एक विशेष तरंगदैर्ध्य के बाद बात कर लेते हैं। मान लो लाल रंग की बात करो, तो लाल रंग की उत्सर्जन क्षमता इस वस्तु की पहले वाले की और अवशोषण क्षमता का अनुपात, और इस वस्तु की अवशोषण क्षमता यानी E2 की और उसकी उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता का अनुपात। ऐसे ही ये तीसरी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता का अनुपात, और चौथी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता का अनुपात। ये देखा जाता है कि ये सब क्या आते हैं, एकदम इक्वल। यानी कह सकते हैं कि अवशोषण क्षमता और उत्सर्जन क्षमता का अनुपात, इस वस्तु की उत्सर्जन क्षमता अलग होगी, इस वस्तु की उत्सर्जन क्षमता अलग होगी, इस वस्तु की उत्सर्जन क्षमता अलग होगी, इस वस्तु की उत्सर्जन क्षमता अलग होगी। ऐसे इस वस्तु की अवशोषण क्षमता अलग होगी, दूसरी वस्तु की अवशोषण क्षमता अलग होगी, इसकी अवशोषण क्षमता अलग होगी, इसकी अवशोषण क्षमता अलग होगी। अवशोषण क्षमता उत्सर्जन क्षमता सबकी अलग अलग है, लेकिन ये देखा गया, किरचॉफ ने देखा कि अगर उनका अनुपात निकालें, उत्सर्जन क्षमता बटे अवशोषण क्षमता, दूसरी वस्तु का उत्सर्जन क्षमता बटे अवशोषण क्षमता, तीसरी वस्तु का उत्सर्जन क्षमता बटे अवशोषण क्षमता, तीसरी चौथी वस्तु का उत्सर्जन क्षमता बटे अवशोषण क्षमता, यानी अनुपात अगर निकालते हैं तो यह हमेशा इक्वल आता है। यानी ठीक है ना, यानी ये कह सकते हैं कि उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमताएं तो वस्तुओं की अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उनका अनुपात सबका सेम आता है। और साथ में ये भी बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकला कि अगर हम देखा ये कि जो अनुपात है वो अगर कहीं आदर्श कृष्णिका रखी है, यानी एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी अगर रखी है, एकदम कह सकते हैं कि आइडियल जो कृष्णिका है उसकी अगर बात करें, तो अगर वो भी अगर उसी ताप पर है, तो उसी तरंगदैर्ध्य के, जिन तरंगदैर्ध्यों की बात करें, मतलब लाल रंग की तरंगदैर्ध्य की बात हो रही, रेड कलर की बात हो रही, तो रेड कलर की के लिए जो कृष्णिका की जो उत्सर्जन क्षमता है उसके बराबर होती है। उत्सर्जन क्षमता कृष्णिका के हम लोग E से लिख सकते हैं। तो ये चीज आप देखी गई कि लाल रंग के लिए देखा है, लाल रंग के लिए उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता का अनुपात, लाल रंग के लिए दूसरी वस्तु के लिए इनका अनुपात, तीसरी की चौथी के लिए नहीं, सब सेम रंग के लिए, यानी दी हुई तरंगदैर्ध्य की बात करो सभी के लिए, नहीं कि लाल, इसके लिए लाल रंग निकाला, इसके लिए नीले की निकाला, इसके लिए पीले की निकाला, ऐसे नहीं। तभी इसका स्टेटमेंट लिखा गया है, तो उसमें लिखा है किसी निश्चित ताप पर सबके ताप फिक्स हो, यानी स्थिर हो, ठीक है ना। कम ज्यादा ताप होगा तो भी अनुपात इक्वल नहीं आएगा। तो निश्चित
ताप पर दी गई तरंगदैर्घ्य के लिए, यानी एक पर्टिकुलर आपको कलर के लिए आपको वेवलेंथ चुननी है, चाहे नीले के लिए, चाहे पीले के लिए, हरे के लिए, कुछ भी। तो तरंगदैर्घ्य के लिए सभी वस्तुओं की उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा, इसको लिखा है लैम्डा, मतलब किसी दी हुई तरंगदैर्घ्य की बात करो। लैम्डा मतलब कोई निश्चित तरंगदैर्घ्य की बात हो रही है, लाल, पीले, नीले, कुछ भी। और अवशोषण क्षमता का अनुपात समान तथा नियत होता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात कही गई और देखा ये भी गया, तथा उसी ताप पर, जिस ताप पर इन वस्तुओं के लिए बात की गई है, उसी ताप पर उसी तरंगदैर्घ्य के लिए आदर्श कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता, उसको सिंबल लिखा है उत्सर्जन क्षमता को कृष्णिका के लिए कैपिटल ई लैम्डा के बराबर होता है। ये स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट तो आपको इसका मैथमेटिकल फॉर्म आप ये लिख सकते हैं, ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा इक्वल टू ई लैम्डा। तो ये सब पूरे का मतलब एक ही है। चाहे जितनी वस्तुएं हों, सभी वस्तुओं के लिए उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता का अनुपात इक्वल होता है। ये बात यहां पर क्लियर हो गई। दूसरी बात यहां पर समझ में आ रही है कि यह अनुपात जो है वो उस आदर्श कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता के बराबर है। तो ये बात यहां से क्लियर होकर के आई। तो यहां से देखो एक चीज और निष्कर्ष निकलता है। तो स्टेटमेंट बहुत आसान है, लेकिन इससे पता चलता है कि इसका जिस वस्तु की अवशोषण क्षमता ज्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है कि जो अनुपात इक्वल आ रहा है, इसका मतलब है कि उसकी उत्सर्जन क्षमता भी ज्यादा होगी। ठीक है ना। यानी कह सकते हैं कि जिन वस्तुओं की अवशोषण क्षमता, जो वस्तुएं उष्मा का अवशोषण ज्यादा करती हैं, वो वस्तुएं उष्मा का उत्सर्जन भी ज्यादा करेंगे, तभी तो अनुपात इक्वल आएगा। अगर मान लीजिए अवशोषण क्षमता अगर ज्यादा है किसी वस्तु की, तो इसका मतलब है कि अनुपात इक्वल तभी होगा जब ये भी ज्यादा हो। अगर बढ़ता जाएगा और ये उतना ही रहेगा, तो इसका मतलब अनुपात कहां बराबर आएगा, नहीं आ पाएगा। इसका मतलब यहां से निकला एक और, अर्थात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्जाम में पूछा भी गया, अर्थात अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं। यानी जो उष्मा का अवशोषण ज्यादा करेंगे, तो साहब कहते हैं कि वो उष्मा का उत्सर्जन भी ज्यादा करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट निष्कर्ष निकला। जो उष्मा का अवशोषण ज्यादा करेंगे, वो उतना ही ज्यादा उसका उत्सर्जन भी करते हैं। यही कारण है कि जो खाना बनाने वाली जो बर्तन होते हैं खाना बनाने वाली, उसकी पेंदी को काला रखा जाता है, जो कि काले रंग की वस्तुएं जो है उष्मा का अवशोषण ज्यादा करती हैं। तो तली तो काले रखी जाती है, लेकिन उसका जो बाहरी वाला जो हिस्सा है, ऊपर तली के ऊपर वाला हिस्सा, उसको बाहर से चमकदार रखा जाता है, ताकि जो चमकदार वस्तुएं उष्मा का अवशोषण कम करती है, जिसका मतलब वो उत्सर्जन भी कम करेंगे। तो यहाँ नीचे से जो बर्तन है काला, ये नीचे वाला हिस्सा तो एकदम ब्लैक कर दो, तो यहां से उष्मा यहाँ पर जाएगी, अवशोषण ज्यादा होगा, अंदर रखा हुआ खाना जल्दी पकेगा। और दूसरी चीज, इसका ये वाला जो हिस्सा है, ये बहुत ही चिकना बनाया जाता है, ताकि इससे ऊष्मा जो बाहर निकलने की जो गुंजाइश थी, वो लगभग खत्म हो जाए। क्योंकि चिकनी वस्तुएं ऊष्मा का उत्सर्जन कम करती हैं। परावर्तन की बात नहीं हो रही, देखिए परावर्तन उत्सर्जन में अंतर भी है। अंदर जो ऊष्मा निकलने, उसका जो है उत्सर्जन ये कम करती हैं, क्योंकि अवशोषण, चिकनी वस्तु अवशोषण भी कम करती है, तो उत्सर्जन भी कम करेंगे। ठीक है ना। ये दोनों नियम बताता है। जो वस्तुएं उष्मा के अच्छे अवशोषक होती हैं, उष्मा के अच्छे उत्सर्जक होते हैं। तो उल्टा भी तो हो गया, जो अच्छे उत्सर्जक होते हैं वो अच्छे अवशोषक भी होंगे। इस तरीके से आप कह सकते हैं। कभी कभी एक नंबर में आया एग्जाम में कि एक स्टेटमेंट लिखा रहता है कि अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं, ये किस नियम को प्रदर्शित करता है। तो आपको याद रखना है किस नियम को प्रदर्शित करता है, किरचॉफ के नियम। और भी एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं कि जैसे अगर ये आपने पढ़ा होगा कि रेगिस्तान में जो दिन होते हैं बहुत गर्म और रातें ठंडी होती हैं। उसका रीजन ये है कि जो उष्मा, जो बालू है, वहां की जो रेत है, वो उष्मा का अच्छी अवशोषक है। तो दिन में सूर्य से उष्मा लेकर के बहुत तेज गर्म हो जाती है, तो दिन में तो बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होती है, वो भाई पूरे रेत गर्म हो गया,
तो वहां आसपास का एरिया भी गर्म हो जाता है, तो गर्मी। लेकिन जब ये सूर्य ढलता है यानी सूर्य जब डूब जाता है तो फिर ये चूंकि अच्छा अवशोषक है तो अच्छा उत्सर्जन भी होगा, तो जल्दी जल्दी ऊष्मा का उत्सर्जन कर देता है, तो वो ठंडा हो जाता है, तो वहां आसपास का एरिया भी ठंडा हो जाता है। तो ये कह सकते हैं ये स्टेटमेंट इसका ऐसा है जो ये बताता है कि अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं। तो ये बात तो यहां से निष्कर्ष निकली, इसका स्टेटमेंट बता रहा है। अब इसको प्रूव भी करना है, तो प्रूव करने के लिए आपको कुछ चीजें आपको माननी है, और मानना ये है कि अगर मान लेते हैं यहां पर कोई बर्तन हम ले लें, उसका रीजन क्या है कि शर्त हमने क्या बताया, इसकी शर्त क्या है कि सभी वस्तुएं समान ताप पर होनी चाहिए तभी ये पॉसिबल है। तो अगर ये समान ताप पर रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बंद बर्तन लो और उस बंद बर्तन का ताप मान लेते हैं T, और इस ताप पर हम दो वस्तुओं को रखेंगे। एक ऐसी वस्तु, दो से ज्यादा कर सकते हैं, एक वस्तु हम लेंगे, इसका नाम ले देते हैं हम लोग X, एक सामान्य सी वस्तु है, ठीक है ना, और दूसरी हम यहां पर रखते हैं Y, जो एक ब्लैक बॉडी का काम कर रही है, यानी आइडियल ब्लैक बॉडी है, ठीक है। दोनों के एरिया सेम है, दोनों के आकार सेम है, ये मान चलना है, और दोनों कहां रखे हैं, बंद बर्तन के अंदर जिसका ताप है T। तो अब जाहिर सी बात है कि बंद बर्तन का रखो तो पहले तो हो सकता है कि ये ठंडी गर्म हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ देर बाद क्या होगा, दोनों वस्तुओं के, यानी ये सामान्य वाली वस्तु, कोई सामान्य सी कोई वस्तु आप रख दो और ये ब्लैक बॉडी रख दो, थोड़ी देर बाद देखते हैं कि दोनों वस्तुओं के ताप समान हो जाएंगे, ठीक है ना भाई। इसका मान लीजिए पहले वस्तु, ये दोनों वस्तुएं ठंडी थी, तो क्या होगा, जब ताप के अंदर इसके अंदर रखोगे तो इसके ऊपर से ऊष्मा गिरना शुरू होगी, इस पर भी ऊष्मा गिरेगी। तो एक प्रियोस्ट थ्योरी बताई थी हमने कि प्रियोस्ट थ्योरी क्या कहती है कि जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो हर ताप पर ऊष्मा का अवशोषण और उत्सर्जन दोनों करती हैं साथ साथ। तो जिस समय ये इसका ताप कम होगा तो उत्सर्जन कम करेगी वस्तु, लेकिन ताप अगर ये बाहर ये जो जिस बॉक्स में रखी है उस बॉक्स का ताप ज्यादा है तो अवशोषण ज्यादा करेगी, ये इसमें भी क्रिया चलेगी। लेकिन कुछ देर बाद इसका ताप बढ़ता जाएगा, इसका ताप बढ़ता जाएगा, और देखा जाता है कि दोनों बढ़ते बढ़ते इस बॉक्स के टेम्परेचर के बराबर हो जाएंगे। तो ये कहा जाता है इसकी साम्यावस्था में आ गई वस्तु, ठीक है ना। तो साम्यावस्था में जब आ जाएंगे तो ताप बढ़ना बंद हो जाएगा, ताप बढ़ना बंद हो जाएगा, इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा कि जितनी ये ऊष्मा का अवशोषण करेगी उतनी ऊष्मा का उत्सर्जन भी करेंगे। दोनों बात समझ में आ रही, मतलब अगर ताप अगर कम ज्यादा अगर होगा तो अवशोषण, मान लीजिए इस वस्तु का ताप कम है थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा, इसका अवशोषण ज्यादा होगा, उत्सर्जन कम होगा। तो जब इसका ताप धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, ये क्रिया चलती रहेगी, तब तक चलेगी जब तक कि इसका ताप इस T के बराबर नहीं हो जाता, इस बॉक्स के टेम्परेचर के बराबर नहीं हो जाता जो बंद बर्तन का हमने लिया है। तो क्या होगा उस समय, ऐसा नहीं कि उत्सर्जन और शोषण बंद कर देगी उसको, ऐसा नहीं हो, बस ये अंतर आएगा कि जितनी ऊष्मा का अवशोषण करेंगे उतनी ही उत्सर्जन भी करेंगे। यही सेम सिचुएशन इस ब्लैक बॉडी के लिए भी आएगी, ठीक है ना। तो ये आपको मान के लिखना है, थोड़ी सी भाषा लिखनी है आपको। तो वो भाषा क्या लिखनी है कि माना एक बंद बर्तन है जिसका ताप T है, उसके अंदर दो वस्तुएं रखी, एक सामान्य वस्तु X और एक दूसरी ब्लैक बॉडी। दोनों वस्तुओं के आकार और एरिया दोनों के क्षेत्रफल समान है, ठीक है ना। और इस जो X वस्तु मानी है इसकी उत्सर्जन क्षमता मान लेते हैं E लैम्डा है, दी गई तरंगदैर्घ्य की बात करो, ठीक है ना। दी हुई तरंगदैर्घ्य के लिए इसके लिए उत्सर्जन क्षमता E लैम्डा और इसकी अवशोषण क्षमता है A लैम्डा। इसकी बात कर लेते हैं तो हम लोग इस उत्सर्जन क्षमता इसकी कैपिटल E लैम्डा और अवशोषण क्षमता को मान लेते हैं कैपिटल A लैम्डा। ये बात समझ में आ गई। इतनी बात आपको इसमें पहले लिख लेनी है। माना एक बर्तन जिसका ताप T है के अंदर समान आकार तथा क्षेत्रफल की एक सामान्य वस्तु X तथा एक आदर्श कृष्णिका Y रखी है। वस्तु X की उत्सर्जन क्षमता E लैम्डा तथा अवशोषण क्षमता A लैम्डा है। कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता कैपिटल E लैम्डा तथा अवशोषण क्षमता कैपिटल A लैम्डा है। यदि दोनों वस्तुओं पर Q ऊष्मा आपतित होती है, यानी इस पर ऊष्मा कितनी गिर रही हो Q, और थोड़ी देर बाद, मतलब शुरुआत में एकदम आपको अगला नहीं करना है, थोड़ी देर बाद जब दोनों वस्तुओं के ताप इस
बॉक्स के टेम्परेचर के बराबर हो जाएंगे तब की बात होगी आगे। ये दोनों वस्तुओं पर Q ऊष्मा आपतित होती है भाई, दोनों एरिया सेम है और ये बॉक्स के अंदर रखें, जितनी ऊष्मा इस पर गिरेगी उतनी ऊष्मा इस पर गिरेगी, तो Q ऊष्मा तो दोनों पर सेम गिरेगी। तो साम्यावस्था जब होगी तो जरा इसकी बात करो X वस्तु की, तो साम्यावस्था में वस्तु X द्वारा, अब यहां X द्वारा क्या होगा, जब उसका ताप नहीं बढ़ रहा है यानी इस वस्तु का ताप इस बॉक्स के टेम्परेचर के बराबर है, इसका मतलब है कि इस वस्तु द्वारा अवशोषित विकिरण ऊर्जा और इसी वस्तु द्वारा उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा बराबर होगी। ठीक है ना, ये कंडीशन आपको इस कृष्णिका के लिए लगानी है। तो जरा इतना पहले नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बताते हैं। नोट कर लीजिए इसको। इसमें क्या लिख सकते हैं, X द्वारा क्या होगा, उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा बराबर अवशोषित विकिरण ऊर्जा। ये तो हो गया, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो ये कंडीशन तो आएगी। तो ये अवस्था क्या कहलाती है, साम्यावस्था में। साम्यावस्था में X द्वारा उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा बराबर अवशोषित विकिरण ऊर्जा। तो उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा कितनी होगी, ये उत्सर्जन क्षमता की परिभाषा आपने पढ़ी है, E = होता है Q/80। एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड जितनी ऊष्मा अवशोषित होती है, जितनी ऊष्मा उत्सर्जित होती है उस वस्तु की उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। तो यहां से आप लगा सकते हैं उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा का सूत्र क्या बनेगा, यहां से उत्सर्जित कितनी ऊर्जा हो जाएगी, Q। तो Q = क्या हो जाएगा, E। अब विशेष तरंगदैर्घ्य की बात कर लो तो लैम्डा लगा दो यहां पर, E लैम्डा A × T। यहां पर टाइम है, ध्यान रखना है, यहां पर टेम्परेचर की बात नहीं हो रही है। ठीक है ना, T सेकंड में कितनी ऊष्मा उत्सर्जित होगी, तो उत्सर्जित ऊर्जा आप निकाल सकते हैं, सूत्र पढ़ा आपने। Q आप कोई भी सिंबल आप, ये तो आपतित हो गए, तो आपतित और उत्सर्जित, तो आपको E लिख सकते हो, हमको इससे मतलब नहीं, E की मान कितना होगा ये चाहिए। E मतलब उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा कितनी है, तो उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा कितनी आ जाएगी, E लैम्डा × 80। ये किसके बराबर होगा, अवशोषित विकिरण ऊर्जा, तो अवशोषित, ये अवशोषण क्षमता की परिभाषा हमने पढ़ा है, A लैम्डा = अवशोषित कितनी हो रही, पहले तो अवशोषित कितनी हो रही, एब्जॉर्ब वाली कितनी है, बटे कुल कितनी ऊष्मा इस पर आपतित हो रही। तो एब्जॉर्ब कितनी होगी, A लैम्डा × Q, ये तो होता है ना फार्मूला, तो आप यहां लिख सकते हैं A लैम्डा × Q। Q कौन सी है, Q आपतित ऊर्जा है, कितनी उस पर आपतित हो रही है, और ये जो QAB लिखा है ये एब्जॉर्ब कितनी कर रही है, अवशोषित कितनी हो रही है, अवशोषित बटे आपतित, ये तो अवशोषण क्षमता होती है। यहां से आपको निकाल लेना है पक्षांतर करके, E लैम्डा/A लैम्डा = क्या आ जाएगा, इसको इधर ले आओ, लिख सकते हैं Q/80। इसको आप इक्वेशन डाल लो। ये हमने एक सामान्य सी वस्तु यानी X वस्तु जो मानी है उसकी उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता निकाल लिया। सेम इसी प्रकार से इस मुश्किल Y वस्तु Y के लिए, वस्तु Y के लिए साम्यावस्था की बात हो रही है, तो Y के लिए कितना हो जाएगा, अवशोषित उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा बराबर अवशोषित यही सूत्र आपको कृष्णिका के लिए भी लगाना है, यानी ये आदर्श कृष्णिका की बात हो रही है।
उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा बराबर अवशोषित विकिरण ऊर्जा। तो अब जरा इसमें निकालो। तो फार्मूला आपको ये लगाना, उत्सर्जित कितनी होगी, तो उत्सर्जन क्षमता कितनी है, ए लैम्डा इंटू एरिया और टाइम सेम हम ले रहे हैं, इक्वल टू यहां पर ए लैम्डा इंटू क्यू तो दोनों में सेम रहेगा क्योंकि दोनों की एरिया सेम है, तो जितनी ऊष्मा इस पर गिरेगी उतनी ऊष्मा उस पर गिरेगी, अवशोषित ऊष्मा अलग अलग होंगी। ठीक है, तो यहां से यहां पर ए जो शब्द यहां यूज कर रहे हैं, ए एरिया है यहां इस वस्तुओं का एरिया। तो यहां से और एक चीज और ध्यान रखना है, देखो यहां से आप निकाल सकते हैं कि पचहत्तर का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन आपको यहां पर थोड़ा ध्यान और देना है। यहां पर क्या बताओ, अवशोष जो आदर्श कृष्णिका की जो अवशोषण क्षमता होती है वो कितनी होती है, एक। भाई अवशोषण क्षमता का मतलब क्या है कि जितनी ऊष्मा गिरे वो पूरी पूरी अवशोषित हो जाए, तो इसका मतलब जितनी आपतित उतनी ही अवशोषित, तो दोनों कटकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये तो आपको गुण पता है पहले से, ये अवशोषण का आदर्श कृष्णिका की कितनी होती है, 1 के इक्वल। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू, ये आप लिख सकते हैं ए लैम्डा इक्वल टू 1। किसके लिए होता है ये, आदर्श कृष्णिका के लिए। तो यहां से ई लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन 80, इसको आप समीकरण में डाल सकते हैं 2। यहां से समीकरण 1 और 2 का जरा कंपेयर कराना है, तुलना करने, तुलना करेंगे तो देखो दोनों के राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं, ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा इक्वल टू, ये प्रूव कर लिया। और ये बताता है कि जो वस्तुएं ऊष्मा का अवशोषण ज्यादा करती हैं वो वस्तुएं ऊष्मा का उत्सर्जन भी ज्यादा करती हैं। तो अच्छे अवशोषक अच्छे सर्जक होते हैं, बुरे अवशोषक बुरे उत्सर्जक होते हैं। तो ये बात यहां से क्लियर हो जाती है, बात समझ में आ गई। इस तरीके से आप इसको प्रूफ दिखा सकते हैं, इसकी जो भाषा हमने लिखवाई उस तरीके से लिख करके इसको एग्जाम में किया जा सकता है, बहुत आसान है। तो हम समझते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो पुनः एक बार वीडियो चलाकर देख लीजिए, तो ये पूरा किरचॉफ का नियम समझ में आ जाएगा। आज क्लास में समाप्त करते हैं, अगली क्लास से हम लोग नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।